हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं उच्चतम न्यायालय के एक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय की जिस निर्णय ने संविधान, महिला अधिकार और जनजातीय स्वायत्तता को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है। वास्तव में भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। लेकिन क्या ये अधिकार सभी भारतीय महिलाओं पर समान रूप से लागू होते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने जनजातीय महिलाओं के लिए अलग से निर्णय दिया है और अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाएं अपने पारंपरिक कस्टमरी लॉज के अंतर्गत परिवार की संपत्ति में दावा नहीं कर सकती। यानी कि ट्राइबल वुमेन्स को बाकी महिलाओं की तरह पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके समाज में जो अपनी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वही मान्य होंगे और संविधान उन्हें संरक्षित करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से यह उठता है कि क्या यह फैसला जनजातीय संस्कृति की रक्षा के लिए है या यह फैसला महिलाओं को उनके समान अधिकारों से वंचित करता है? क्या भारत में दो तरह के अलग अलग कानून चलेंगे, जहां एक ट्राइबल महिला के लिए अलग कानून होगा और अन्य महिलाओं के लिए अलग कानून होगा? क्या यह अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है या नहीं है? क्या यह 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के अंतर्गत दी गई ट्राइबल ऑटोनॉमी का सम्मान है? आज इस वीडियो में इन्हीं सारी मुद्दों को विस्तार से समझेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय को देखते हैं। क्या है उच्चतम न्यायालय की बात, क्या हुआ केस में? तो वास्तव में केस है एक जनजातीय महिला का, जहां पर जनजातीय महिला ने अपने पिता की संपत्ति और जो पैतृक संपत्ति पर था उस पर कानूनी उत्तराधिकार का दावा किया। उसने कहा कि संविधान में सभी महिलाओं को समान अधिकार मिला हुआ है, इसीलिए उसे भी संपत्ति पर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार और ट्राइबल काउंसिल ने दलील दी कि यह हमारी जनजातीय परंपरा, जो कस्टमरी ट्राइबल लॉज हैं, उसके अनुसार नहीं है, क्योंकि वहाँ संपत्ति का उत्तराधिकार केवल पुरुष के माध्यम से होता है और महिलाएं संपत्ति की वारिस नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ने महिला को अधिकार देने का निर्णय दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि शेड्यूल ट्राइब्स को संविधान के अंतर्गत संस्कृति और परंपरा दोनों की रक्षा का अधिकार प्राप्त है और साथ ही साथ ये प्रथाएं, जो उनकी कस्टमरी प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं को सामान्य हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत सामान्य सिविल लॉ नहीं माना जा सकता। यानी कि कोर्ट ने कस्टमरी ट्राइबल लॉज को संविधान से ऊपर या समानांतर मान्यता दी। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने जिन मुद्दों पर विचार किया वो मुद्दा यह था कि क्या संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 को ट्राइबल महिलाओं पर भी लागू किया जाना चाहिए या जैसे कि वह अन्य मामलों पर लागू होता है, और दूसरा, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अपनी परंपराओं के अनुसार अलग नियम रखने की स्वायत्तता है अनुच्छेद 371 और 6th शेड्यूल के अंतर्गत। और इस पूरे मामले के इन प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि आप जो शेड्यूल ट्राइब्स की महिलाएं हैं उनके लिए सामान्य हिंदू सक्सेशन लॉ लागू नहीं होगा। वहाँ पर उनके जो कस्टमरी लॉज हैं वो मच एज वैलिड है जितना कि संविधान के प्रावधान वैलिड है। तो यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा आता है। तो जब हम इस मुद्दे की बात करते हैं तो देखिए, जो ट्राइबल समाज है वो सांस्कृतिक स्वायत्तता को संरक्षित कराने का अधिकार संविधान से प्राप्त करता है। अगर ट्राइबल कानून के अनुसार महिलाएं संपत्ति की वारिस नहीं हैं तो अन्य सामान्य सिविल कानून उन पर लागू नहीं किए जा सकते। ट्राइबल स्टेटस जो है, जो जनजातीय दर्जा दिया जाता है किसी भी समुदाय को, वो एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, एक अलग पहचान है और इसके लिए उनके अलग प्रावधान स्वीकार करने पड़ेंगे। अदालत ने संसद और राज्य सरकार की अगर बात करें तो कहा कि यदि ट्राइबल वुमेन्स के अधिकारों को लेकर कोई सुधार करना है तो यह काम राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है। कानून बना करके इस पे वो चेंज किया जाना चाहिए। न्यायपालिका इस पर कोई भी बदलाव नहीं करेगी। यह
मामला जाएगा विधायिका के कार्यक्षेत्र में। अगर हम कानून बनाम परंपरा और संविधान के दृष्टिकोण से देखें तो वास्तव में मैंने जैसे आपको बताया अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 13 का ए भी, अगर आप 13 का ए देखिए तो ये कहता है कि कोई भी कस्टम या ट्रेडिशन जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो वह अवैध माना जाएगा। 21 सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार और 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। लेकिन अनुच्छेद 371 और 5वीं 6ठी अनुसूची की बात करें तो ये ट्राइबल क्षेत्रों को विशेष स्वायत्तता देते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अपनी संस्कृति, परंपरा, कस्टमरी लॉ बनाए रखने का संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। इसका अर्थ है कि ट्राइबल लॉज को भारतीय संसद द्वारा बनाए गए सामान्य कानूनों से छूट मिली हुई है, मिल सकती है। तो संविधान में ये दो अलग दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान करते हुए महिलाओं के इस अधिकार से उनको वंचित किया। लेकिन क्या यह निर्णय महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करता है? तो पहली चीज़ अगर हम देखें तो आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेंगे इस फैसले के, तो आर्थिक प्रभाव ये पड़ेंगे कि संपत्ति का अधिकार न मिलने के कारण ट्राइबल वुमेन भूमि, घर, आमदनी जनरेट करने वाले असेट्स की मालकिन कभी नहीं बन सकती हैं। उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रभावित होगी और साथ ही साथ वे आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर रहेंगी तो कभी भी वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगी। इसका नतीजा ये होगा कि जो ट्राइबल वुमेन्स हैं वो आर्थिक सुरक्षा से सदैव वंचित रहेंगी। दूसरा, इसका सामाजिक प्रभाव भी होगा। इसका सामाजिक प्रभाव ये होगा कि महिलाओं के पास संपत्ति नहीं होगी, उनका स्टेटस, सामाजिक स्टेटस, पारिवारिक स्टेटस बहुत ही लो होगा। महिलाओं का घर से बाहर निकाल देना, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को छोड़ देना जैसी घटनाएं सामाजिक संरक्षण की कमी के कारण ही होती हैं। और ट्राइबल पॉपुलेशन में जहां पर एजुकेशनल बैकलॉग भी है उस वजह से वहां पर ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई भी देंगी। तीसरी चीज़, लैंगिक समानता की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ ज़रूर देता है, लेकिन ट्राइबल कस्टमरी लॉज जो हैं वहाँ पर पुरुषों को ही इनहेरिटेंस दिया जा रहा है, संपत्ति में उत्तराधिकार दिया जा रहा है, महिलाओं को नहीं। इसका मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो लैंगिक भेदभाव है वो बना रहेगा। यहाँ पर सांस्कृतिक संरक्षण के नाम पर जेंडर जस्टिस को रोका जा रहा है, यह मैसेज भी क्लियर हो रहा है। इसके साथ साथ इसके कानूनी प्रभाव भी अवश्य होंगे। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि ट्राइबल वुमेन्स सामान्य सक्सेशन लॉज के अंतर्गत नहीं आएंगी, उनके फंडामेंटल राइट्स भी कस्टमरी लॉज के अधीन ही रहेंगे। तो यह एक खतरनाक प्रेसिडेंट बन सकता है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को सांस्कृतिक छूट के नाम पर टाला जा रहा है, जो एक बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। इसके साथ साथ नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र और उसके साथ साथ कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इन दोनों, इसको भी भारत ने साइन कर रखा है। ये कहता है कि भारत को या किसी भी देश को किसी भी प्रकार की लैंगिक असमानता को खत्म करना चाहिए। ट्राइबल वुमेन्स को प्रॉपर्टी राइट्स से वंचित करना अंतर्राष्ट्रीय नैतिक दायित्वों के भी खिलाफ है। तो दोस्तों, आज जो हमने इस चर्चा की उसमें संवैधानिक और सामाजिक प्रश्नों को बहुत ही विस्तृत नज़रिए से समझने की कोशिश की। एक तरफ भारत का संविधान महिलाओं को समान अधिकार देने की बात करता है, समान गरिमा देने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर हमारा संविधान ही ट्राइबल कम्युनिटीज़ को सांस्कृतिक, पारंपरिक और कस्टमरी लॉज को मेंटेन करने का अधिकार भी देता है। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय कहीं ना कहीं संतुलन बनाने के दृष्टिकोण को प्रदर्शित कर रहा है। अदालत ने कहा कि हम कानून बनाकर ट्राइबल संस्कृति को या हम निर्णय देकर ट्राइबल संस्कृति को नष्ट नहीं कर सकते, परंतु यह भी सच है कि बिना संपत्ति के अधिकार के ट्राइबल वुमेन्स कभी भी वास्तविक रूप से सशक्त नहीं हो सकती। तो ट्राइबल पहचान को बनाना ज़रूरी तो है, लेकिन ट्राइबल वुमेन्स को बराबरी का अधिकार देना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, भारत की आत्मा विविधता में बसती है, डाइवर्सिटी हमारा कोर है, लेकिन यह विविधता असमानता का आधार नहीं हो सकती। ट्राइबल संस्कृति का सम्मान हो यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ट्राइबल वुमेन्स के अधिकारों की रक्षा और उन्हें समान अवसर देना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तविक लोकतंत्र वही है जो परंपरा और न्याय के साथ साथ चले, जहाँ पर परंपरा और न्याय साथ साथ चले, ना कि एक दूसरे के विरुद्ध चले। आपके लिए भी
मैं ज़रूर एक प्रश्न दूंगा जिस पर आपका जवाब मैं चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि ट्राइबल वुमेन्स को बाकी भारतीय महिलाओं की तरह संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, एवं आपको या फिर ये लगता है कि ट्राइबल संस्कृति के संरक्षण के लिए कस्टमरी लॉज का सम्मान किया जाना चाहिए। आप किसके पक्ष में हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं अपना टेलीग्राम चैनल आपको बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। यूपीएससी को लेकर कोई सलाह या सहायता चाहिए तो वह भी आपको यहीं पर उपलब्ध होगी। 2027 के लिए स्टडी IQ IAS का प्रतिज्ञा प्लस बैच कल से लॉन्च हो रहा है शाम को 6 बजे से। बहुत महत्वपूर्ण रूप से यह एक ऐसा कोर्स है जो आपकी पूरी प्रिपरेशन प्री टू इंटरव्यू करवाएगा और साथ ही साथ इसमें आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, रिवीजन क्लासेस अलग से प्रीलिम्स और मेंस के, साथ ही साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा भारत के पूर्व वरिष्ठ IAS अधिकारियों, रिटायर्ड IAS अधिकारियों के मार्गदर्शन में। आप ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आपको महज फीस देनी है 19,999 रुपये, और ये फीस तब पड़ेगी जब आप कोर्स खरीदते समय PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। कोशिश करिए यह कोड ध्यान रखिएगा जब भी आप स्टडी IQ से कोई भी कोर्स खरीदें, आप चाहे 2026 के लिए, 27 के लिए, 28 के लिए या PCS के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, जुडिशरी के लिए, कोई भी कोर्स स्टडी IQ का लेते हैं, आप ये कोड इस्तेमाल करिए। मेरा फैकल्टी कोड है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो देर मत कीजिए, कल से ओरिएंटेशन क्लासेस शुरू हैं 2027 के बैच के लिए। ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।